हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान अब रिप्लेस होने जा रहा है 15 ईयर प्लान से। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत से तुरंत अपडेट मिल जाए इस वीडियोस की, जो कि हम पूरे महीने का मई टू मई 16 मई टू 17 मई हम इसको कवर करेंगे पूरा एक साल का करंट अफेयर। तो साथ में इकोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं और भी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साथ में आएंगी वीडियोस। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा 15 ईयर प्लान से। अब देखिए, 12th 5 ईयर प्लान जैसे हमारा खत्म होगा 2016-17 में, 2016-17 में जैसे खत्म होगा तो 17-18 शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से अब 5 ईयर प्लान नहीं आएगा, अब वहाँ से हम 15 ईयर प्लान लेके आएंगे। ठीक है, अब 15 ईयर प्लान को सप्लीमेंट करेगा हमारा 7 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। इसको सप्लीमेंट किया जाएगा, वो भी इसको सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है 15 ईयर प्लान में कि इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, ये याद रखें, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये 3 चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा जो कि हमारा 5 ईयर प्लान में नहीं रखा जाता था। उसके बाद क्या होगा, देखिए रिव्यू पॉलिसी कैसे। अब देखिए 15 साल का है तो भाई 15 साल बाद रिव्यू करेंगे तब तो बिक जाएंगे ना यार, अलग डायरेक्शन पे गए तो 3-3 सालों पे हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि हमारा क्या गोल है 15 साल का और हम क्या गोल के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं बहक तो नहीं गए। ओके, इस तरह से रिव्यू किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि 2018 और 19 में जैसे हमारा 14th फाइनेंस कमीशन हमारा टर्मिनेट होगा तो वो हमारा पहला 3 साल वाला होगा, वहाँ पे हम रिव्यू कर रहे होंगे। फर्स्ट रिव्यू इस पे किया जाएगा। अब देखिए, बात क्यों पड़ी है 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट की। बात ये हो रही थी कि अब प्लानिंग कमीशन तो एबॉलिश कर दिया गया। अब प्लानिंग कमीशन एबॉलिश करने के बाद अब जो हमारा 5 ईयर प्लान का जो वैल्यू है वो कम हो गया। दूसरी चीज़ कि जो भी हमारा जितना डिपार्टमेंट है वो अपना बजट खुद ही फाइनलाइज करते हैं और फाइनेंस कमीशन उस पर फाइनल कॉल लेता है कि देना है कि नहीं देना है। तो ये 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको रिडेंडेंट हो गया था हमारा 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान में 2 चीज़ और थी दोस्तों, कि एक हमारा था प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब दोनों में क्या हो रहा था कि देखो, प्लान में क्या था कि हम कुछ एसेट बनाएंगे जो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट था जो कि हमारे इकोनॉमी को बूम पे लेके जाएगा, इकोनॉमी ग्रो करेंगे। नॉन प्लान में क्या था कि आर्मी पे खर्च करेंगे। ओके, यदि थोड़ी बियर पीने का मन किया तो इस पे खर्च करेंगे, मतलब रेगुलर जो हमारे यूजेस होते हैं इस पे हम खर्च करेंगे। तो हमारा क्या था कि जो भी हमारा प्लान 5 साल का बनता था, पंचवर्षीय योजना, बेसिकली ये रसिया से हमारा लिया गया था, वो पता होगा 1947 में रसिया से हमने अडॉप्ट किया था इसको। तो ये हमारा जो झुकाव होता था प्लान पे ज़्यादा होता था, नॉन प्लान पे कम होता था। और नॉन प्लान में केवल हमारा आर्मी और बियर के लिए यूज़ नहीं करते थे, हम यूज़ करते थे बेसिकली हमारा जो सड़क टूट फूट गई है उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना पड़ता था। तो वहाँ जो रिकंस्ट्रक्शन होना था या उसको अच्छे से गिट्टी बालू डालनी है, जो रोड टूट गई है, ये काम हम नहीं कर पाते थे ढंग से। ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमारा अब अगले हमारा 2017-18 से हमारा ये भी अगले साल से 5 ईयर प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये 2030 में जो हमारा वर्ल्ड का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होना चाहिए, विजन जो 2030 है। तो ये इससे भी हमारा अलाइन होता है हमारा 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। और इसमें बहुत बड़ी बात है कि सिक्योरिटी, डिफेंस, एक्सटर्नल रिलेशन, ये सब हमारा इंक्लूड होगा। ठीक है, 17-18 से हमारा प्लान और नॉन प्लान खत्म कर दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। बेसिकली क्या है कि भैया देखो, इस समय चल रहा है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों नहीं लगाना चाहता भाई? ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इसको बोल सकते हैं आप। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसे कुछ नाम दिया है इसको। तो इन्वेस्टर्स क्या है कि वो पैसा नहीं लगाना चाहते हैं इकोनॉमी में। क्यों? अब इन्वेस्टर्स हैं, बनिए हैं, तो उनको फ़ायदा चाहिए। अब फ़ायदा तब होगा जब उनका गुड्स बिकेगा। अब हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है, तब क्या हो रहा है कि स्लो डाउन से लोग खरीद नहीं रहे हैं, पैसा नहीं है इकोनॉमी में। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है इंडिया में। इसके बिना हमारा कुछ काम नहीं हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर द बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम सिटी कैसे डेवलप करेंगे? सिटी नहीं डेवलप करेंगे तो हम कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे? तो ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। अब तब गवर्नमेंट ने बोला अच्छा जी कुछ तो करना पड़ेगा यार, ये लौंडे भाग रहे हैं हमारे। इन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, इन्होंने जरा फिर से रिन्यू करने के लिए इंटरेस्ट को, स्टेक होल्डर को थोड़ी सी चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये
ट्रिपल बी प्रोजेक्ट होगा, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलेगा। अब गवर्नमेंट इसमें 40% इन्वेस्ट कर देगी और रेस्ट पैसा आएगा प्राइवेट सेक्टर से। 40% जो पैसा गया तो कुछ तो प्राइवेट सेक्टर को लगेगा, ठीक है, या 60% ही लगाना है, ओके। और टोल जो होगा वो कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। अब देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते थे। दो प्रॉब्लम थी। पहली चीज़ ये थी कि वहाँ पे इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था और लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा था। ये दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारी आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिया है कि ठीक है भाई, आपको इन्वायरमेंट क्लीनेस भी हम ही देंगे और लैंड एक्विजिशन भी हमें करके देंगे। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जो लॉस होता है हमारा टाइम ओवररन में, ये बच जाएगा। देखो बात ये होती है दोस्त ना, कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट 3 साल के लिए हमारा चलाया गया, अब 3 साल के लिए चल रहा है तो पैसा भी 3 साल के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन वही प्रोजेक्ट 5 साल चलेगा ना, तो 2 साल का हमारा टाइम ओवररन हो गया, तो 2 साल का जो इन्फ्लेशन आया, पैसा आया, वो ज़्यादा पैसा लग जाता है। इसमें कोई प्रोजेक्ट वाइबल नहीं हो पाता है। ये टाइम से पहले कोई प्रोजेक्ट चल गया हमारा, बन गया, तो बहुत वाइबल होता है इकोनॉमिक टर्म में, ठीक है। ये हमारा इशू आता है। अब देखिए, बात ये है कि अब दूसरी चीज़ ये, तुम इनको क्लियरेंस मिल जाएगा और थोड़ा सा पैसा भी मिल जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट बर्डन है, कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट इसमें बिगड़ा हुआ है, पुअर है, वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते पैसे में, तो उनको भी थोड़ा सा काम बन जाएगा स्लो डाउन के लिए, आपको बताया ये। अब देखिए, मेंटेन कौन करेगा। जिस रोड बन गई तो दोनों मेंटेनेंस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के करेंगे, लेकिन टोल कौन लेगा, गवर्नमेंट टोल वसूल लेगी। चैलेंजेस क्या है भाई साहब, चैलेंजेस ये है कि यहाँ 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है और एकदम ये नया मॉडल है। तो ये है नया मॉडल है, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है ये सफ़र कर रही है एनपीए से, ठीक है। एनपीए से जब सफ़र कर रही है तो ये हमें देख लेना चाहिए कि वाइबल है कि नहीं। थोड़ा पैसा लगाकर छोटी जगह पे इन्वेस्ट करके देख लेना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको सोल्यूशन साथ में निकाल लेना चाहिए। और जो गवर्नमेंट पैसा 40% लगाओगे तो कहाँ से लगाओगे भैया। मोदी साहब आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपये कहाँ से लगाओगे, कुछ कहीं से तो लगाओगे। तो भैया जो पेंशन का पैसा है ना, इंश्योरेंस का पैसा है, इंश्योरेंस पेंशन का पैसा है, यहाँ से तो लगाओगे ना आप। 60 साल बाद तो पेंशन दोगे। ये पैसा कहाँ पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ से देर में हमारा आउटपुट आएगा, तो इसीलिए यहाँ पैसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब कह रहे हैं कि भाई इसका जो रिफॉर्म है ना पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसका रिफॉर्म भी आप क्या करो, तेजी से करो, ओके, ये बात हो रही है। अब देखिए, गूगल टैक्स हमारे लिए तो हो गया कुछ, हमें तो कुछ पैसा नहीं मिलता पढ़ाने के लिए। तो बात ये है कि जो हम लोग जो पढ़ाते हैं वीडियोज, इस पे एड्स चलते हैं और एड्स के बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसा बहुत होता है। यदि एक कंट्री को यदि आप देखा जाए तो बहुत पैसा फ्लो होता है हमारा, लगभग अरब रुपए, 1 अरब रुपए, 2 अरब रुपए हमारे यूट्यूब पे फ्लो होते हैं। अब ये पैसा जब फ्लो होता है तो इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई रूल ही नहीं है कि टैक्स वसूल सके। यूएसए के पास है, इंडिया के पास नहीं है। तो 6% इन्होंने इक्वलाइजेशन टैक्स लगा दिया, गूगल टैक्स। जो ऑनलाइन वीडियोस चलेंगी, जो हमारे एडवर्टाइजर जाएंगे, जिनका पैसा जा रहा है, वो लोग देंगे, ठीक है। और 6% टैक्स आपको तभी देना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बेसिकली हमारी एक संस्था है OECD, इन्होंने एक टर्म निकाला है BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये आगे हम अभी अगले लेक्चर में देखेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट में कि ये क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे हमारा प्रॉफिट शिफ्ट कर दी जाती है और टैक्स की चोरी कर ली जाती है। इंडिया का ऐसी कंट्री जिसने पहला एक्शन लिया कि नहीं, बेस इरोजन हम नहीं होने देंगे, और गूगल टैक्स इन्होंने लगा दिया है। अब ये बेसिकली इसका एम है बिजनेस टू बिजनेस हमारा टैक्स लगाने के लिए, और ये 6% टैक्स हमारा लगा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम कोई यूट्यूबर या कोई भी ऑनलाइन आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और कमा रहे हैं तो 6% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई इन्होंने इनकम टैक्स की बात नहीं बोली है कि इनकम टैक्स 6% में इंक्लूड होगा कि नहीं इंक्लूड होगा। ओके, पहली चीज़ तो ये दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं डबल जियोपार्डी कहीं ना हो जाए कि आपको 6% तो देना ही देना है, साथ में आपको 25% है जो उनका इनकम टैक्स है वो देना है। ये प्रॉब्लम इसमें चल रही है। नुकसान किसको किसको होगा, जो नए नए स्टार्टअप हैं। उसके बाद जो हमारा इनकम टैक्स, जो हमारा लेवी इज नॉट इंट्रोड्यूस एज ए इनकम टैक्स, सेपरेट लेजिस्लेशन उसका बनाएंगे ये लोग। तो बेसिकली जो नए नए स्टार्टअप हैं इनको एडवर्टीजमेंट करने के लिए ऑनलाइन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये दिक्कत ऑनलाइन जो स्टार्टअप मेरी तरह खोल रहे हैं इनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेक्चर्स आज का इकोनॉमी का पार्ट 1 मई करंट अफेयर 2016। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।